फिट एंड फाइन एट होम। मैं हूं करण भट्ट और हमारे यूट्यूब चैनल में आप सबका एक बार और स्वागत है। राइट फ्रेंड्स, इस पर्टिकुलर सीरीज में हम लोग स्टैंडर्ड 10 गुजरात बोर्ड की सोशल साइंस की टेक्स्ट बुक को हम लोग कवर अप करने वाले हैं। और इस सीरीज में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है चैप्टर नंबर 18, दैट इज प्राइस राइज एंड कंज्यूमर अवेयरनेस। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू ऑल कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। प्लस गाइज वन मोर थिंग, अगर आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर्स की पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं एंड आई कैन प्रोवाइड यू द मटेरियल्स रिगार्डिंग द होल। राइट, सो लेट्स बिगिन। फ्रेंड्स, अब इंडिया के अंदर बहुत सारी सोशल एज वेल एज इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। और इन सब में से एक प्रॉब्लम है हमारी प्राइस राइज। तो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि यार इतना बड़ा प्रॉब्लम है तो इसका मीनिंग क्या होता है, व्हाट इज प्राइस राइज। तो यहाँ पे मीनिंग दिया गया है सेकंड लाइन में, दैट कंटिन्यूज एंड कांस्टेंट इंक्रीज इन द प्राइस इन डिफरेंट फील्ड्स ऑफ इकोनॉमी एट हाई रेट इज कॉल्ड प्राइस राइज। मतलब इकोनॉमी के अलग अलग फील्ड्स में, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी फील्ड्स में जो गुड्स एंड सर्विसेज है उसकी प्राइस अगर कॉन्स्टेंटली एंड कंटिन्यूसली इंक्रीज होती है तो उसे हम लोग कहेंगे प्राइस राइज, ठीक है। अब इस चीज को जो है वो एक प्रॉब्लम की तरह ट्रीट किया जाता है फॉर द इकोनॉमी, राइट। बट अगर यही प्रॉब्लम थोड़े टाइम के लिए स्टेबिलिटी देता है, ठीक है, या तो यही प्रॉब्लम स्टेबल होता है तो इकोनॉमी के लिए ये बेनिफिशियल भी हो सकता है, ठीक है। अब इस ऐसा क्यों होगा, क्योंकि प्राइस राइज जब होती है तब गुड्स की एंड सर्विसेज की जब प्राइस राइज होती है तो इवेंचुअली ये चीज़ जो है वो बिजनेसमैन एंड जो भी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रॉफिट्स के लिए काम करते हैं उनके लिए बेनिफिशियल होता है, राइट। बट ऐसे जो अनडिसाइडेड प्रॉफिट्स होते हैं दैट फॉर अ वाइल ये प्राइस राइज हुआ एंड उसकी वजह से जो यहाँ पे नए प्रोडक्शन यूनिट जो है वो क्या होता है यहाँ पे इंस्टॉल किए जाते हैं। मतलब जो एस्टेब्लिश कैपेसिटी है वो तो चलती ही रहती है, बट क्योंकि प्राइस राइज हो रहा है, अच्छे खासे प्रॉफिट्स हो रहे हैं, तो नए नए यूनिट्स यहाँ पे क्या होने शुरू होते हैं, बनना शुरू होते हैं। अब जब नया यूनिट बनना शुरू होता है तो डेफिनेटली आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा, ठीक है। एंड इससे क्या होता है, प्रोडक्शन जब बढ़ता है, राइट, प्रोडक्शन बनता है तो उस समझ लो कि एक फैक्ट्री हमें यहाँ पे नहीं लगानी है तो उसके अंदर हमें 500 लोगों को एज एन एम्प्लॉयमेंट देना पड़ेगा, राइट। तो 500 लोग हमारे यहाँ पे एम्प्लॉय होंगे। अब जब 500 लोग एम्प्लॉय होंगे तो उन्हें सैलरीज मिलेगी, राइट, उन्हें क्या मिलेगी, सैलरी मिलेगी। अब ये सैलरी मिलेगी तो आगे जाके ये अपना जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो क्या कर सकेंगे, इम्प्रूव कर सकेंगे। मतलब कि आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट से सोशल डेवलपमेंट भी यहाँ पे एंश्योर होता है। सो दिस इज हाउ प्राइस राइज अगर थोड़े टाइम के लिए स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाती है, थोड़े टाइम के लिए स्टेबल होती है तो हमारे लिए ये बेनिफिशियल भी बन सकता है, राइट। बट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि यही जो आपका प्राइस राइज है वो बहुत बारी इन्फ्लेशनरी सिचुएशन में भी कन्वर्ट हो जाता है। ना व्हाट इज इन्फ्लेशन आपका कंडीशन, तो यहाँ पे उनकी डेफिनेशन दी हुई है दैट एक्सेसिव अमाउंट ऑफ मनी इज यूज्ड ऑन कंपैरेटिवली लेस कमोडिटीज एंड दिस काइंड ऑफ प्राइस राइज इज कॉल्ड इन्फ्लेशनरी सिचुएशन। नाउ इन्फ्लेशनरी सिचुएशन क्या होता है, गैस समझ लो कि देयर इज वन पेन, ओके, देयर इज वन पेन जिसकी ओरिजिनल वैल्यू जो है वो 10 रुपये में एमआरपी इनकी चल रही है। अब ये 10 रुपये यहाँ पे एज अ सेलर 10 रुपये में ये पेन सेल कर रहा है। नाउ वी हैव थ्री बायर्स, ए, बी एंड सी, राइट। अब ए कहता है कि मैं इस पेन का 100 रुपये देने को रेडी हूँ, बी कहता है इस पेन का मैं 1000 रुपये दूंगा एंड सी कहता है मैं 10,000 रुपये दूंगा, राइट। तो इसमें से बीइंग अ सेलर आप क्या करोगे, बीइंग अ सेलर आपको जहाँ पे ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, मतलब कि जहाँ पे 10,000 आपको मिलेंगे वहीं पे आप अपनी प्रोडक्ट सेल करोगे, सीधी सी बात है। तो यही चीज़ अगर आप देखिए कि देर इज जस्ट न्यूमरस एग्जाम्पल दैट कि यहाँ पे आपको सिर्फ 2 लोग ही ऐसे हैं जो 10,000 पे कर सके, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 1,000 रुपीज़ पे कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि उनके पास 1,000 रुपीज़ अवेलेबल है, राइट। तो यहाँ पे जो होगा आपका जो प्राइस लेवल है वो 10 से बढ़ के क्या हो जाएगा, 1,000 हो जाएगा। मतलब तो इन टोटल आपको देखने को मिलेगा कि 990 रुपीज़ का इंक्रीज हुआ है। तो ऐसी कंडीशन कि जहाँ पे आपके एक्सेसिव मनी फॉर लेस कमोडिटी यहाँ पे प्रोवाइड करवाया जाता है, उस सिचुएशन को हम लोग इन्फ्लेशनरी सिचुएशन कहते हैं। तो गाइस यहाँ पे एक क्वेश्चन होना चाहिए कि प्राइस राइज खाली और खाली इन्फ्लेशनरी सिचुएशन से ही होता है या दूसरे भी कोई उसके यहाँ पे रीजंस हैं जिसकी वजह से ये हो सकता है। तो फ्रेंड्स उसके बहुत सारे रीजंस हैं, ठीक है, और उसी को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सो इस प्राइस राइज के पीछे दो मेजर रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स ऐसे हैं कि पहला तो ड्यू टू lack of instantaneous increase in production and supply of commodities and services in economy।
मतलब समझ लीजिए कि आपकी इकोनॉमी में 100 लोगों की डिमांड है, ठीक है, डिमांड है आपके 100 यूनिट्स की, एंड उसके सामने सप्लाई है आपके 50 यूनिट्स, राइट। तो यहाँ पे जो एक्सिस बचा कि और जो 50 लोग होंगे जिनको यहाँ पे सामान नहीं मिला, क्यों? क्योंकि आपकी सप्लाई कम थी। तो ऐसे 50 लोग कि जिनको सामान नहीं मिला, वो तो अपने जो प्रोडक्शन है या उनकी जो भी एक्टिविटीज है उनसे वंचित रह जाएंगे। लेकिन ये जो 50 लोग होंगे, ठीक है, कि सिर्फ और सिर्फ 50 यूनिट का ही सप्लाई है, तो ये 50 यूनिट ऐसे ही सेल किए जाएंगे जिनके पास ज़्यादा पैसे होंगे, ठीक है, जिनके पास ज़्यादा पैसे होंगे। अब जो ज़्यादा पैसे देगा उसे प्रोडक्ट मिलेगी, ये सीधी सी बात है। अगर 100 यूनिट होती डिमांड और 100 यूनिट ही सप्लाई होता, तो मतलब सबको एक एक प्रोडक्ट तो मिलने ही वाला है, प्राइस कोई भी हो। लेकिन 100 यूनिट्स की डिमांड है, सामने 50 यूनिट्स का ही सप्लाई है। तो ऐसे कंडीशन में जो लोग पैसे ज़्यादा देंगे उनको पे यूनिट्स पहले दिए जाएंगे, दैट्स इट, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पे सप्लाई कम होने की वजह से भी यहाँ पे प्राइस राइज होगा, ठीक है। एंड दूसरी यहाँ पे सिचुएशन बनती है कि ड्यू टू शार्प इंक्रीज इन टोटल डिमांड ऑफ कंट्री एज कंपेयर टू सप्लाई, मतलब कि ये जो हम लोगों ने डिमांड देखी, अब होता क्या है कि आपका जो डिमांड है वो 100 का है, ठीक है, सामने सप्लाई भी कितने का है, 100 का है, मतलब इकोनॉमी मस्त चल रही है। लेकिन ड्यू टू समहाउ रीजंस यहाँ पे आपके जो टोटल प्राइजेस है, वो टोटल डिमांड जो है वो 100 से बढ़ के 150 हो जाती है। सप्लाई अगेन इंटैक्ट है, 100 की 100 ही है, बट क्योंकि डिमांड इंक्रीज हो गई, तो अगेन वही चीज़ कि जो ज़्यादा पैसे देंगे उन्हें यहाँ पे आपकी अमाउंट जो पॉलिसीज है, जो आपकी प्रोडक्शंस है, वो सेल किए जाएंगे, राइट। अब देखते हैं कि धीरे धीरे इसके अलावा कौन से रीजंस है यहाँ पे जो प्राइस राइज को बढ़ावा देते हैं। तो पहला रीजन है इंक्रीज इन मॉनेटरी सप्लाई, मतलब कि अगर आपकी इकोनॉमी में मॉनेटरी सप्लाई यानी कि पैसों की जो सप्लाई है वो बढ़ जाती है, तो प्राइस राइज हो सकता है। तो मॉनेटरी सप्लाई कैसे इंक्रीज हो सकती है आपकी इकोनॉमी में, उसके तीन रीजन है। बाय फिलिंग द डेफिसिट रिप्लेसमेंट, दैट इज बाय जनरेटिंग न्यू मनी। ना होता क्या है कि हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के या कोई भी स्टेट गवर्नमेंट के बजट आप सबको पता होगा, राइट, बजट आता है। तो उस बजट में ना दो चीज़ें होती है, डेफिसिट एंड सरप्लस, राइट। अब डेफिसिट किसे कहा जाएगा, तो दो टर्म्स बजट में बहुत ही फेमस है, दैट इज रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर। तो समझ लो कि यहाँ पे आपका 150 रुपीज़ का रेवेन्यू हो रहा है और 100 का आपका एक्सपेंडिचर हो रहा है, तो माइनस कर दोगे तो 50 रुपये प्लस में बचेंगे, ठीक है, दैट इज फर्स्ट प्लस 50 रुपीज़ यहाँ पे, क्योंकि आपके जो इनकम है वो 150 रुपये है, लेकिन आपके जो खर्च है वो 100 रुपया है, तो आपके पास एक्स्ट्रा 50 रुपये बचेंगे, तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज योर सरप्लस। लेकिन समझ लो इसका उल्टा सिचुएशन कि यहाँ पे आपका रेवेन्यू 100 का है एंड आपका एक्सपेंडिचर 150 का है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको एक नया फिगर मिलेगा, दैट इज -50। दिस -50 विल बी योर डेफिसिट। तो अब यहाँ पे पहला पॉइंट कि गवर्नमेंट ये जो -50 का आंकड़ा है उसे न्यूट्रलाइज करने में, मतलब कि जीरो पे लाने के, क्योंकि अगर हम लोग मैथ्स में देखें तो यहाँ पे जीरो है, तो इसके राइट साइड सारी की प्लस न्यूमेरिक्स क्या वैल्यूज आते हैं, नंबर्स आते हैं, इसके लेफ्ट साइड सारी की सारी माइनस न्यूमेरिकल फिगर्स आते हैं। सो यहाँ से -50 से जीरो आने के लिए गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ ऐसे स्टेप्स लेने पड़ेंगे जो उसे न्यूट्रलाइज करे। तो उसमें से एक स्टेप है आपका डेफिसिट रिप्लेसमेंट। डेफिसिट रिप्लेसमेंट मतलब कि नए पैसे छाप के उस 50 रुपए की भरपाई करना। तो अब गवर्नमेंट जब ऐसा करती है, ठीक है, उसे -50 से जीरो पे लाना है, मतलब 50 रुपए की उनको रिक्वायरमेंट होगी कि वो 50 रुपए नए छापे, तभी जाके उसे डिफिसिट का आप क्या कर सकते हो, भरपाई कर सकते हो। तो गवर्नमेंट पास जाएगी आरबीआई के पास और कहेगी कि भाई 50 रुपए छाप दो। तो आरबीआई कहेगा कि सर इतना इजी नहीं है, हम लोग को सिर्फ 50 रुपए छापना आपने बोल दिया मतलब छप जाएगा, ऐसा नहीं है, आपको सामने 50 रुपए का सोना भी हमें देना पड़ेगा, ठीक है। तो गवर्नमेंट जब 50 रुपए का सोना देगी तभी जाके आरबीआई 50 रुपए का नोट जो है वो छापेगी, तभी जाके आपकी जो इकोनॉमी है उसमें ये 50 रुपए एक्स्ट्रा ऐड होगा। सो जब ये 50 रुपए आपकी इकोनॉमी में एक्स्ट्रा ऐड होता है, तो लोगों के पास वो 50 रुपए के कुछ ना कुछ एलिमेंट्स, कुछ ना कुछ पार्ट जो है वो उनके पास जाते हैं सब। मतलब समझ लो किसी के पास 10 रुपए गए, किसी के पास 5 रुपए गए, किसी के पास 10 रुपए गए, तो इनकी जो इनकम है वो क्या होगी, 5 या 10 रुपए से इंक्रीज होगी। मतलब पहले वो अगर 100 रुपए दे पाते थे, तो अब उसी प्रोडक्ट के लिए 105 रुपए दे पाएंगे, राइट।
इन दैट केस आपका मॉनेटरी सप्लाई यहाँ पे इंक्रीज होता है अगर आप नए पैसे छापते हो तो। दिस इज द फर्स्ट रीजन जिससे आपका प्राइस राइज हो सकता है। सेकंड, इंक्रीज इन सर्कुलेशन ऑफ मनी, मतलब कि आपके जो इकोनॉमी में ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, ठीक है, वो इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन अगर इंक्रीज हो जाते हैं, इंक्रीज इन सर्कुलेशन ऑफ मनी, अगर आपके अंदर इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन जो है वो इंक्रीज होते हैं तो आपकी इकोनॉमी में क्या होगा, आपकी इकोनॉमी में प्राइस राइज हो सकता है, मॉनेटरी सप्लाईज हो इंक्रीज हो सकता है। समझ लो कि पहले 10 मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स होते थे जिसकी टोटल वैल्यूएशन 1000 थी। अब समझ लो कि मनी सर्कुलेशन इंक्रीज हो चुका है, मतलब ट्रांजेक्शन भी अब इंक्रीज हो जाएंगे, तो अब 1000 यहाँ पे आपके ट्रांजेक्शन होने लगे, उसकी वैल्यूएशन सामने कितनी है, उसकी वैल्यूएशन सामने 1 लाख की हो गई। तो यहाँ पे आपकी इकोनॉमी में पैसा क्या हुआ, ज़्यादा सर्कुलेट होने लगा। अब जब ज़्यादा पैसा सर्कुलेट होता है तो लोगों के पास ज़्यादा पैसा जाएगा, ज़्यादा पैसा जाएगा तो लोग ज़्यादा पैसा देना ऑफर करेंगे, जब ज़्यादा पैसा देना ऑफर करेंगे मतलब कि इन्फ्लेशनरी सिचुएशन आएगी, प्राइस राइज होगा, राइट। एंड इसके अलावा है तीसरा पॉइंट, दैट इज डिक्रीज इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डेट। जब भी कभी हम लोग डेट लेते हैं तो सामने हमें कुछ लेस इन फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। समझ लो कि अगर हम लोग 100 रुपीज़ का डेट लेते हैं, ठीक है, किसी के पास से, और वो 5 रुपीज़ हमें क्या देता है, 5 रुपीज़ लोन के ऊपर हमें ये रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ये हमें डेट प्रोवाइड करवा रहा है, मतलब कि 100 में से अब जो है मेरे पास 95 रुपीज़ जो है वो रहेंगे एज इन फॉर्म ऑफ, 95 रुपीज़ मेरे पास रहेंगे एज इन फॉर्म ऑफ कंज्यूमशन एक्सपेंडिचर, मतलब 100 में से मैं 95 रुपये क्या कर पाऊंगा, एक्सपेंड कर पाऊंगा, और 5% क्या जाएगा मेरा, उसमें से रेट ऑफ इंटरेस्ट जाएगा। अब समझ लो कि ये रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया, 5 की जगह 2% हो गया। अगेन हम लोग लोन तो 100 की ही ले रहे हैं, तो अब मेरे पास कितने रुपीज़ है, 98 रुपीज़ है। तो जो मैं पहले 95 रुपीज़ स्पेंड कर पा रहा था, अब वो मैं कितना कर पाऊंगा, 98% कर पाऊंगा, 98 रुपीज़ कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो यहाँ पे डिक्रीज हो गया। तो दिस इज द सेकेंड सिनेरियो। जब ये ये आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हुआ मतलब कि पैसे आपके पास ज़्यादा है, पैसे आपके पास ज़्यादा है मतलब कि इंक्रीज इन मॉनेटरी सप्लाई, राइट, इंक्रीज इन मॉनेटरी सप्लाई। सो यही तो आपका पूरा खेल है प्राइस राइज का। तो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, कि फर्स्ट रीजन कि अगर आपका मॉनेटरी सप्लाई इंक्रीज होता है तो उसकी वजह से आपका प्राइस राइज होता है। सेकंड पॉइंट है आपका पॉपुलेशन ग्रोथ। अब गाइस इंडिया के अंदर अगर आप देखोगे तो 2011 में 121 करोड़ थे, आज के तारीख यानी कि 2024 में हम लोग कुछ 140 करोड़ जितने लोग हो चुके हैं। एंड जितने जितने यहाँ पे लोग बढ़ते जाएंगे, पॉपुलेशन इंक्रीज होती जाएगी, तो उसके सामने आपका जो डिमांड है वो डिमांड भी क्या होता रहेगा, इंक्रीज होता रहेगा। एंड सप्लाई अगेन आपकी क्या है, सिमिलर ही है। पहले 121 करोड़ लोग थे तब भी हमारे पास 100 करोड़ यूनिट्स थे सेल करने के लिए, आज 140 है तो आज भी हमारे पास 120 करोड़ यूनिट्स है सेलिंग के लिए। मतलब अभी भी 20 करोड़ यूनिट्स का क्या है यहाँ पे सब डेफिसिट है। तो अब इस डेफिसिट को हम लोग कैसे निभाएंगे, जो ज़्यादा पैसे देंगे उसे प्राइस यहाँ पे मिलेगी, जो ज़्यादा प्राइस पे करने को रेडी होगा उन्हें यहाँ पे प्रोडक्ट को सप्लाई किया जाएगा, दैट्स इट, राइट। सो पॉपुलेशन ग्रोथ यानी कि डिमांड ज़्यादा सप्लाई कम, तो प्राइस आपकी क्या होगी, इंक्रीज होगी। थर्ड केस, इंक्रीज इन एक्सपोर्ट। जब आप एक्सपोर्ट करते हो, ठीक है, तब भी आपकी जो प्राइस राइज है वो देखने को मिलती है। कैसे? समझ लो कि देर इज़ वन काइंड ऑफ मैंगो, राइट, एक मैंगो है। अब इस मैंगो की अगर इंडिया में प्राइस, इंडिया के अंदर डिमांड जो है वो है 100 यूनिट्स, और इसकी सप्लाई जो है वो भी इंडिया के अंदर 100 यूनिट्स है, मतलब कि यहाँ पे जितनी डिमांड है उतनी सप्लाई अवेलेबल है। लेकिन इसी मैंगो को, अच्छा यहाँ पे डिमांड 5 रुपये पे है, ठीक है, मतलब कि यहाँ पे आपको एक मैंगो 5 रुपये में जाएगी। अब फॉरेन मार्केट में यही जो डिमांड है इस मैंगो की वो 50 यूनिट की है, एंड 50 यूनिट पे इन्हें यहाँ पे एक मैंगो का 10 रुपये मिल रहा है, ठीक है, एक मैंगो का कितना मिल रहा है, 10 रुपये मिल रहा है। अब सप्लाई तो 100 की ही है, तो होगा क्या कि जो सेलर्स होंगे ना, वो ज़्यादा प्रॉफिट कमाने की लालच में ये 100 में से 50 जो है वो फॉरेन मार्केट में बेच देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उनको 5 रुपये मिल रहा है एक पीस का, यहाँ पे उनको 10 रुपये मिल रहा है, मतलब उनके प्रॉफिट ज़्यादा हो रहे हैं। तो अब डोमेस्टिक सप्लाई कितनी हो गई, 50 यूनिट हो गई। 100 डिमांड है, 50 यहाँ पे आपका सप्लाई है, तो अगेन हमने जो ऊपर वाले पॉइंट में सीखा वो कि यहाँ पे डिमांड ज़्यादा है सप्लाई कम है, तो आपकी प्राइस क्या होगी, इंक्रीज होगी। सो दिस इज द थर्ड रीज़न कि भाई इंक्रीज इन आपके एक्सपोर्ट की कैसे इम्पेक्ट हो सकती है यहाँ पे प्राइस राइज के अंदर।
फोर्थ पॉइंट इज हाई प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल। अब समझ लीजिए कि पार्ले जी का जो बिस्किट है वो टोटल ये आपके 10 रुपए में बनता है, ठीक है। टोटल कितने में बनता है? 10 रुपए में बनता है। इसमें से 5 रुपए जो है वो आपका रॉ मटेरियल का कॉस्ट है, एंड 5 रुपए जो है वो आपका सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब वगैरह का कॉस्ट है, राइट। अब यहाँ पे पॉइंट किया गया है कि रॉ मटेरियल की प्राइस इंक्रीज हो रही है। मतलब समझ लो कि ये रॉ मटेरियल जो पहले 5 में मिलता था अब वो 8 रुपए में मिल रहा है, एंड जो दूसरा कॉस्ट है वो तो आपके 5 रुपए पे ही पड़ रहा है आपको। तो अब कितना हो गया है ये? टोटल 1313 रुपीज, राइट। ये 13 क्यों हुए? क्योंकि रॉ मटेरियल महंगा हुआ। पहले 5 था वो अब 8 हुआ, तो अब ये प्राइस क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो दिस इज द फोर्थ रीजन कि अगर आपके रॉ मटेरियल इंक्रीज होता है तो साथ साथ आपकी जो प्राइसेस है वो भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। फिफ्थ इज यूसेज ऑफ नॉन रजिस्टर्ड करेंसी या तो ब्लैक मनी। जब आप ब्लैक मनी का यूज़ करते हो तो उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता, ठीक है। और ब्लैक मनी वाले जनरली क्या करते हैं? कैश में ट्रांजेक्शन करना ज़्यादा पसंद करते हैं। भाई आपको रोकड़े चाहिए तो हम लोग आपको रोकड़े देने को रेडी है, बैंक वैंक में कोई उसकी एंट्री है नहीं, ठीक है। तो जब भी कभी आपके पास ब्लैक मनी ज़्यादा होगा तो आप जो अमाउंट यहाँ पे आपको दी गई है उससे भी प्लस जाके आप पैसे दे के रोकड़े में वो अमाउंट खरीदोगे, राइट। क्योंकि चेक और यूपीआई और इन सब में आप देखना कि डिस्काउंट मिलता है आपको, लेकिन कैश आप देते हो तो डिस्काउंट इतने नहीं मिलते। तो ऐसे केसेस में लोग क्या करते हैं कि ब्लैक मनी देके अपना ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट कर लेते हैं और उसका रिकॉर्ड दिखा देते हैं कि भाई हम लोगों ने ये चीज़ यहाँ पे परचेस करी, राइट। यानी ब्लैक का व्हाइट। और इसका मत एग्जांपल मैं अगर आपको दूं तो जो बंदा बिजनेस कर रहा है या जिसके पास ज़्यादा पैसे हैं, ठीक है, वो एक पेन की वैल्यूएशन भले ही 10 रुपये हो लेकिन इस एक पेन की वो वैल्यूएशन 1000 रुपये तक देने के लिए रेडी होगा। वाई? क्योंकि उसके पास बहुत ही पैसा है, बहुत ही ब्लैक मनी है, राइट। ये 1000 रुपये देने तक को ये रेडी हो जाएगा, बट जो इसकी ओरिजिनल प्राइस है 10 रुपये, तो जनरल कंज्यूमर जो होगा वो 10 रुपये ही दे पाएगा, वो 1000 नहीं दे पाएगा। अब सेलर तो अपना ही फायदा देखेगा, जहाँ पे ज़्यादा पैसा मिल रहा है वहीं पे सेल होगी 10,000 में, सॉरी 1000 में। सो इस तरीके से अगर ब्लैक मनी का इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है तो एक आपकी इकोनॉमी में मॉनेटरी सप्लाई जो है वो इंक्रीज होगा, जिससे आपका कहीं ना कहीं प्राइस राइज हो सकता है। सिक्स्थ पॉइंट इज प्राइस राइज बाय गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट क्या करती है कि बहुत बारी एग्रीकल्चरल क्रॉप्स के जो प्राइसेस है वो खुद एडमिनिस्टर करती है, और वो खुद एडमिनिस्टर करने के चक्कर में लॉस ना हो अपने फार्मर्स को, इसके लिए बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स है उसकी प्राइस क्या कर देती है? इंक्रीज कर देती है। जब प्राइस इंक्रीज होता है तो उससे जो आपका प्रॉफिट मार्जिन है वो प्रॉफिट मार्जिन भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। अब जब प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज होता है तो आपके फार्मर्स को अच्छे खासे वैल्यू मिलती है उनके क्रॉप्स की, राइट। सेवन्थ फैक्टर, दैट इज नेचुरल फैक्टर्स। नेचुरल फैक्टर्स यानी कि ड्रॉट हो गया, रेनफॉल हो गया, या तो फिर आप कह लो अर्थक्वेक है, या पेंडेमिक कुछ आ गया कोविड 19 जैसा, या तो फिर बहुत सारे ऐसे ह्यूमन फैक्टर्स लाइक थिफ, या तो फिर आपके आग लग गए जाना, या तो फिर कोई रायट्स हो गए, स्ट्राइक्स चली गई है, वॉर हो रहा है। तो इन दैट केस आपका क्या होगा? जो प्रोडक्शन है ना, वो प्रोडक्शन आपका कम हो जाएगा, प्रोडक्शन विल बी रिड्यूस्ड। एंड जब प्रोडक्शन कम होता है तो आपकी डिमांड जो है वो तो कम नहीं हो रही है, डिमांड तो स्टेगनेंट है, मतलब वो तो अच्छी ही चलती रहेगी, लेकिन सप्लाई जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा, सप्लाई आपका कम हो जाएगा, जिसकी वजह से आपकी प्राइस जो है वो अगेन इंक्रीज होना शुरू कर देगी, राइट। सो दिस इज अगेन द केस विद द प्राइस राइस। एंड आठवां है स्मगलिंग, होर्डिंग एंड ब्लैक मार्केटिंग। अब ये जो टर्म है ना आपका स्मगलिंग एंड ऑल, ये बहुत ही नेगेटिव टर्म है। आपको देखने को मिलेगा कि बहुत बारी पैसों की स्मगलिंग होती है, बहुत बारी आपके ड्रग्स वगैरह की स्मगलिंग होती है। तो ये सब क्यों किया जाता है? ये सब ऐसी चीज़ें इसलिए की जाती है ताकि ज़्यादा ड्यूटीज़ पे ना करनी पड़े। फॉरेन कंट्रीज से अगर इंडिया में आपको कोई सामान लाना है तो उस अगर लीगली आप ला रहे हो तो 100 रुपये के ऊपर आपको 200 रुपये टैक्स भरना भरना पड़ेगा। लेकिन आप उसको टैक्स नहीं भरना पड़े इसलिए आप बचा के ला रहे हो, तो मतलब किसी को पता ही नहीं है कि आप वहां से ये 100 रुपये की चीज़ ला रहे हो। दैट मीन्स दैट विल बी द स्मगलिंग। जब इस तरीके से चीज़ों को लाया जाता है तो ऐसे चीज़ों की वजह से यहाँ पे आपके टैक्स इवेजन्स होते हैं, यहाँ पे आपके फॉरेन गुड्स को ड्यूटीज़ में से दूर रखा जाता है। जब ये नहीं होता तो गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू नहीं आती, एंड आपके जो गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू नहीं आती, टैक्सेशन नहीं आते, तो अच्छी अच्छी योजनाएं, अच्छे अच्छे स्कीम्स, एंड यहाँ पे आपके जो प्राइजेस है वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि सब्सिडीज नहीं दे पाती गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट के पास ही पैसा नहीं है। पैसा क्यों नहीं? लोगों ने टैक्स नहीं भरा।
राइट. सो दिस आर द मेजर रीजंस बिहाइंड द इंक्रीज इन प्राइस राइज. एंड यहाँ पे आपको देखने को मिला होगा कि किस तरीके से ये 8 ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आपके जो प्राइस राइज है वो अकर होती है. सो दिस आर द रीजंस एंड आई होप आप लोगों को इसमें पता चला होगा, आपको समझ भी आया होगा. अगर आपको अच्छा लगा हो हमारा वीडियो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि उन्हें भी इस पर्टिकुलर सीरीज़ के जो है बेनिफिट्स मिल सके. ठीक है. सो मिलते हैं अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ. तब तक के लिए जय हिंद.